हेलो गाइस, आज विजन का हम करते हैं करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर है क्लाइमेट चेंज। होप करता हूँ कि आपको ये पसंद आए। अगर आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले। आईपीसीसी का 6th समिट है। पहले हम पढ़ लेते हैं आईपीसीसी क्या होता है। आईपीसीसी एक इंटरनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको 1988 में बनाया था। किसने बनाया था? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने दोनों ने मिलकर बनाया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। मेंबर कितने हैं? 195। इंडिया इसका मेंबर। हाँ, 2007 में इसको कौन सा प्राइज़ मिला था? नोबेल पीस प्राइज़। और क्या होता है ये? क्या करता है? गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ताकि वो डेवलप कर पाएँ क्लाइमेट की पॉलिसीज़। आईपीसीसी की एक 6th रिपोर्ट आई है। इसका 6th रिपोर्ट का टाइटल क्या है? AR6 क्लाइमेट चेंज 2021 फिजिकल साइंस बेसिस। क्या है? फिजिकल साइंस बेसिस। अच्छा, ये क्या आईपीसीसी करता क्या है? एक्चुअली रिपोर्ट प्रिपेयर करता है और जो साइंटिफिक, टेक्निकल, सोशल, इकोनॉमिकल नॉलेज होती है क्लाइमेट चेंज में। इसने आज तक कितनी की है? इसने आज तक 5 रिपोर्ट पब्लिश की हैं। ये है 6th रिपोर्ट। ये जो 6th रिपोर्ट है ये किसका अपडेशन है? AR5 का 2013 में। अच्छा, इम्प्रूवमेंट क्या हुई है सिंस? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या फाइंडिंग, ऑब्जर्वेशन क्या है? पहले हम देखते हैं ह्यूमन इन्फ्लुएंस क्या रहा है, कैसे इसने एनवायरनमेंट को वायर किया है। ऑब्जर्व इंक्रीज इन वेल मिक्सड ग्रीन हाउस गैस। ह्यूमन एक्टिविटी से ग्रीन हाउस गैस की इमिशन हुई है अराउंड, ठीक है, बहुत ज़्यादा हुई है। कि ह्यूमन इन्फ्लुएंस क्या क्या है? जैसे कि ग्लोबल रिट्रीट हुआ है ग्लेशियर्स का, सी लेवल राइज हुआ है, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हुआ है, प्रेसिपिटेशन चेंज हुई है, लालिना और एल नीनो की फ्रिक्वेंसीज भी चेंज हुई हैं। और क्या, ओशन की सैलिनिटी चेंज हुई है, एसिडिफिकेशन चेंज हुई है। इतना ज़्यादा ह्यूमन का इन्फ्लुएंस हुआ है। इसने कुछ डाटा भी प्रोवाइड किया है। देखो क्या, ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर जो था वो 1.09 डिग्री सेल्सियस हाइयर था 2011 के मुकाबले में। 2011 और 20 देन 80, 50 और 90, 100 के मुकाबले में हाई रहा है टेम्परेचर। ठीक है, लैंड में कितना है? 1.9 डिग्री सेल्सियस और ओशन कितना है? 0.88 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन कास्ट ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज़ कितना हुआ है? किसके? फ्रॉम 1850 से 1900 का अगर मुकाबले में देखें, आज 2010 या 19 में कितना हुआ है? 1.076 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सरफेस टेम्परेचर है। आर्टिक सीज जो है वो कितनी डिग्रीज है? 40% हुई है सितंबर में। यानी जो सितंबर में पहले आर्टिक में सी होती थी वो आइस, उसके मुकाबले में 40% कम हुई है और 10% कम हुई है मार्च में जितनी जमती थी। अच्छा, ठीक है, आगे चलते हैं। ग्लोबल मीन लेवल कितना इंक्रीज है? 0.20 मिलीमीटर बिटवीन 1901 से 1918 के मुकाबले में। अगर 1901 में जितनी जमती उससे कम हो गया है, उससे ज़्यादा राइज हो गया 0.2 मीटर में। क्लाइमेट जोन देखेंगे, क्लाइमेट जोन क्या है? पोलवर्ड की तरफ शिफ्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो पहले जहाँ पे पोल में, जैसे ये हम नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, पहले यहाँ पे क्लाइमेट यहाँ पे ठंडा रहता था। अब क्या हो रहा है कि जब जैसी जैसी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो यहाँ पे क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस आ रहा है और ये चीज़ें वार्म होती जा रही हैं। वही चीज़ इसने कहा है। नेक्स्ट चलते हैं, चेंजेस क्या आए हैं। ग्लेशियर रिट्रीट जो हमने पढ़ लिया है कि जितना 2000 साल में पिछला नहीं हुआ था आज उससे ही ज़्यादा हो रहा है। CO2 की कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ गई है कि अनमैच्ड, पिछले 2 मिलियन ईयर्स के इसका कोई भी मुकाबला नहीं किया जा सकता। यानी आज तो ज़्यादा हो गई है। वैसे ही ये डाटा दिए है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। अच्छा, ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज इज़ ऑलरेडी इफेक्टिंग मैनी वेदर एंड क्लाइमेट इन एवरी रीजन अक्रॉस द ग्लोब। कैसे? हीट वेव, हीट प्रेसिपिटेशन, ड्रॉट, ये सब चीज़ें बढ़ चुकी हैं और हॉट एक्सट्रीम मोर फ्रिक्वेंट हो गया। जैसे मैरीन हीट वेव्स हो गई, वो डबल हो गई उनकी फ्रिक्वेंसी से 1980 के मुकाबले आज डबल हो गई है। और फ्रिक्वेंसी इंटेंसिटी ऑफ द हैवी प्रेसिपिटेशन हैज़ इंक्रीज सिंस 1950
जितनी प्रेसिपिटेशन होती थी 1950 से वो इंक्रीज हो चुकी है। अच्छा, रेडिएटिव फोर्सिंग भी इंक्रीज हो चुकी है। पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग क्या हुआ कि अर्थ जितनी रिसीव कर रहा है ना इनकमिंग रेडिएशन फ्रॉम द सनलाइट, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जितना वो रेडिएट करता है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग। यानी इनवर्ड अर्थ की जो इनवर्ड रेडिएशन आ रही है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो वो आउटवर्ड फेंक रहा है। ओशन वार्मिंग अकाउंट 90% ऑफ द हीटिंग ऑफ द क्लाइमेट, कि ओशन जो वार्मिंग है वो 90% हीट कर रही है क्लाइमेट को। थर्मल एक्सपेंशन एक्सप्लेन 50% ऑफ द सी राइज। क्या हुआ कि जिसमें ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग जो थर्मल एक्सपेंशन हो रही है वाटर की, उसकी वजह से सी राइज भी हो रहा है, वो 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है। ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर वो कंटिन्यू राइज करेगा अगर हम मीट करें अपना टारगेट 1.5 डिग्री सेल्सियस व 2 डिग्री सेल्सियस, तब भी वो 2050 तक उसका टेम्परेचर ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। Continued global warming is projected to further intensify the global water cycle, यानी कि जहाँ ज़्यादा बारिश होती थी वो और ज़्यादा हो जाएगी, जहाँ पे ड्रॉट होगा वो और ज़्यादा हो जाएगा। Many changes are due to past and future greenhouse are irreversible। ये क्या है, ये irreversible है। क्लाइमेट, आगे देखते हैं, क्लाइमेट इंफॉर्मेशन फॉर रिस्क असेसमेंट एंड रीजनल अडाप्टेशन, कि क्लाइमेट चेंज है वो वाइड स्प्रेड है। जैसे क्लाइमेट इम्पैक्ट ड्राइवर और फिज़िकल कंडीशन, जैसे कि ये क्या है कि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जैसे 2 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ेगा, अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा टेम्परेचर, तो ये जो क्लाइमेट इम्पैक्ट ड्राइवर हैं ये और ज़्यादा इंटेंसीफाई हो जाएंगे। है क्या ये हैं इवेंट्स, यानी कि ड्रॉट, यानी कि स्टॉर्म, यानी कि टॉर्नेडो, जिनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। लो लाइक आउटकम्स सच ए शीट कोलैप्स, ओशन सर्कुलेशन चेंजेस एब्रप्ट होंगी, और डेप्थ सर्कुलेशन चेंजेस, एक्सट्रीम इवेंट्स सबटल लार्जर देन असेस्ड, जो हम पहले करते हैं उससे ज़्यादा ये चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, इंडिया के लिए क्या है ये, इंडिया के लिए हीट वेव जो हुई है, जो जिसे हम लू कहते हैं, वो और ज़्यादा इंटेंसीफाई हो जाएगी। बोथ एनुअल एंड समर मानसून होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन इंक्रीज हो जाएगी, रिवर फ्लड भी इंक्रीज़ हो जाएगा। फायर वेदर सीज़न लेंथिंग हो जाएगा, यानी कि जो सूखा होगा, जैसे फायर, जैसे ये जंगल है उसमें क्या होगा कि जैसे अगर ज़्यादा सूखा पड़ेगा तो ये फायर सीज़न जो होगा ये बढ़ जाएगा। अच्छा, स्नो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगी, जैसे हमारा हिमालयंस है उसमें जो उसमें बर्फ़ जमी रहती हैं, जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघल जाएंगे। स्नो लाइन जो होगी, जैसे पहले स्नो लाइन के ही एलिवेशन में होती थी, अब वो क्या क्या एलिवेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब इसमें इतना ही है, आगे चलते हैं। इमिशन गैप रिपोर्ट, ये कौन रिलीज़ करता है, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अच्छा, ये क्या है, इसमें होता क्या है, इसमें क्या हम क्या करते हैं कि जो इसमें हम डिफरेंस देखते हैं कि ग्रीन हाउस इमिशन कितना हुआ है, कितना ग्रीन हाउस इमिशन हमें कम करना था, और हम कितना कर रहे हैं, यानी कि ये एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में गैप बताता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन कितनी है और हमारी रियलिटी कितनी है। ठीक है, और ये इसकी वजह से क्या करेगा कि हम अपने एफर्ट ज़्यादा तेज़ करेंगे और उस गैप को कम कर पाएंगे। इसकी की हाईलाइट्स देखते हैं क्या है कि इसकी जो अपडेटेड NDC हैं, यानी नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन या गोल्स हैं, वो जितने भी प्लेजेस हैं अगर वो कंप्लीट भी करेंगे, उसकी वजह से मिशन कितना रिड्यूस होगा, 7.5% रिड्यूस होगा, और वो वार्मिंग कितनी करेगा, 2.7%। अगर हम अपना अचीव भी कर लेते हैं कितना अगर हम अपना टारगेट अचीव भी कर लेते हैं, जो हमारा 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस के जो भी टारगेट हैं, जो भी हमने NDC रखे हुए हैं, तब भी हमारा क्या होगा कि जो वार्मिंग होगी वो 2.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगी। ठीक है ना। उसके बाद इंडिया के NDCs क्या हैं ये आप बताइए कमेंट करके। इमिशन जो रिडक्शन है वो हमें नीडेड है। इमिशन रिडक्शन यानी 30% अगर कट होगा तो कितना, जितना भी इमिशन अगर 30% कट करेंगे तो कितना हमारा वार्मिंग
कहाँ तक लिमिट होगा 2%। अगर 50% 55% कट करेंगे तो कितना लिमिट होगा 1.5 डिग्री सेल्सियस। जो करंट जैसे नेट ज़ीरो टारगेट बोल रहे हैं ना, उसकी वजह से हम कितना अचीव कर पाएंगे 2.2 डिग्री सेल्सियस बाय दिस सेंचुरी एंड। अगर हम अचीव कर लेते हैं नेट ज़ीरो टारगेट जो हमारा 2050 तक मैक्सिमम कंट्री का है, इंडिया का है 2070 तक हम नेट ज़ीरो टारगेट रखेंगे। अच्छा, कोविड-19 पैंडमिक की वजह से 5.4% ड्रॉप हुआ था किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन का। ठीक है, ये एमिशन गैप रिपोर्ट होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एडॉप्शन गैप रिपोर्ट। एक मिनट पहले ये कर लेते हैं थोड़ा सा सफाया। एडॉप्शन गैप रिपोर्ट ये कौन करता है, पहले यूएनईपी। कौन करता है, यूएनईपी। अच्छा, उसके बाद जो रिपोर्ट है ये क्या असेस करती है, मतलब क्या क्या करती है, नेशनल और ग्लोबल लेवल में ये क्या करती है, मॉनिटर करती है और ये देखती है कि एडॉप्शन के लिए क्या क्या प्लान हो रहे हैं। इसके 3 एलिमेंट हैं, प्लानिंग, फाइनेंसिंग, इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, इसकी की फाइंडिंग देखते हैं कि 79% जो कंट्री है उन्होंने एटलीस्ट यानी कम से कम एक नेशनल एडॉप्शन प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट अडॉप्ट किया हुआ है। उसके बाद एडॉप्शन कॉस्ट क्या है कि डेवलपिंग कंट्री को 5 से 10 गुना ज़्यादा उनको फाइनेंस चाहिए जो करंटली अवेलेबल हैं। अच्छा, ये क्या है, जो भी इंडिकेट किया ना 2020 में, उससे काफ़ी ज़्यादा, अभी काफ़ी नहीं मतलब कुछ ज़्यादा अमाउंट चाहिए और ये अमाउंट बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद कोविड-19 जो अपॉर्चुनिटी की थी, जो हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हुआ था फॉर ग्रीन और रेजिलेंट रिकवरी के लिए, वो अभी तक रिलाइज नहीं किया गया है। अच्छा, इसमें 3 चीज़ होते हैं, एक एडॉप्शन गैप और एडॉप्शन कॉस्ट। एडॉप्शन क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग कंट्री एंड कम्युनिटी वर्नरेबिलिटी, कि जो कंट्री और कम्युनिटी की वर्नरेबिलिटी है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, ये होता है एडॉप्शन। और उसको कैसे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बनाया जाए, यानी बिल्ड बैक बेटर। ये है ना कि जैसे हम रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, इंडिया का इनिशिएटिव था, तो ये एडॉप्शन है, इस तरीके से हम करें ताकि जो क्लाइमेट चेंज हो उसका इफेक्ट ना पड़े। एडॉप्शन गैप क्या होता है, एडॉप्शन गैप का मतलब क्या है, सेकंड कंपोनेंट जो उसका है कि कितना डिफरेंस है बिटवीन द एक्चुअली इम्प्लीमेंट कितना किया है और क्या गोल के बीच में, वो गैप बताता है। अच्छा, एडॉप्शन कॉस्ट क्या, कितनी कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आती है ये इम्प्लीमेंट करने के लिए, एडॉप्शन करने के लिए। आगे चलते हैं, यूनाइटेड एनवायरनमेंट प्रोग्राम में देखते हैं क्या है ये इंटरनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1772 में इस्टेब्लिश हुई थी। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में कब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था, इट वर्क अंडर द अम्ब्रेला यूएन एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो है उसके नीचे ये काम करती है। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके नीचे ये एक कंपोनेंट है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केनिया। 193 स्टेट मेंबर हैं, इंडिया इसका मेंबर है। हाँ, उसके बाद डिपेंड अपन इसकी जो कंट्रीब्यूशन वॉलंटरी होती है कि किसी पे फोर्स नहीं करता है, 95% ये करती है। ये एक्चुअली करता क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेट करता है और सेक्रेटरीट फंक्शनिंग देता है। जैसे कैसे ये CMS में हो गया, ठीक है, कन्वेंशन फॉर माइग्रेटरी स्पीशीज़ के लिए जो सेक्रेटरीट है वो इसी में है। बेसल कन्वेंशन है, उसका सेक्रेटरीट भी यहीं पे है। वीना कन्वेंशन है जो ओजोन लेयर के लिए थी, ठीक है, उसका भी सेक्रेटरीट यहीं पे है। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी इसका भी यहीं पे। स्टॉकहोम कन्वेंशन का है, मिनीमाटा का है, रोटरडम कन्वेंशन है और साइट्स, इन सब का सेक्रेटरीट जो है वो इसी में है। अच्छा, इसके जो रिपोर्ट्स हैं वो क्या हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, एडॉप्शन गैप रिपोर्ट और ट्रिपल इमरजेंसी इसकी मेजर रिपोर्ट्स हैं। आगे चलते हैं, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। ये क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज़ की है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। इसके की हाइलाइट्स देख लेते हैं कि जो कार्बन की कॉन्सेंट्रेशन है वो 413 पार्ट्स पर मिलियन 2020 में थी और इसकी इंक्रीज़ कितना हुआ है 149% प्री इंडस्ट्रियल लेवल। यानी कि जो इंडस्ट्रियल लेवल था
जो इंडस्ट्री क्रांति आई थी उससे कितना इंक्रीज़ हुआ, 49%। मीथेन कितना इंक्रीज़ हुआ है, 262% इंक्रीज़ हुआ है प्री इंडस्ट्री लेवल से। और नाइट्रोजन ऑक्साइड कितना हुआ है, 123 हुआ है। अब इसका देख लेते हैं, ये जो इसकी जो भी फाइंडिंग है ना, ये किसके ऊपर है, वर्ल्ड मेटीरियल ऑर्गेनाइजेशन की मॉनिटरिंग है, उसके बेस पे है। और जो ये मॉनिटरिंग कौन करता है, ग्लोबल एटमॉस्फेरिक वॉच नेटवर्क, ठीक है। रेडिएटिव फोर्सिंग अभी हमने बताया था, रेडिएटिव फोर्सिंग, ठीक है। उसने क्या कहा है कि लॉन्ग लिव जो गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, वो इंक्रीज हुई हैं 47%। कार्बन कितना है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, 80%। अब देखते हैं वर्ल्ड मेटीरियल ऑर्गेनाइजेशन है क्या, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है क्या। ये इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1950 में बनी थी, ठीक है। ये क्या करता है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करता है, और क्या करता है कि अर्थ का बिहेवियर देखता है एंड इट्स इंटरेक्शन विद लैंड एंड ओशन एंड वेदर एंड क्लाइमेट, इन सब का इंटरेक्शन देखता है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, 193 स्टेट्स हैं और इंडिया इसका मेंबर है। इट इज़ ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी, यूएन की। आगे चलते हैं, ग्लोबल मीथेन असेसमेंट कि अब ग्लोबल मीथेन असेसमेंट की हुई है, इस पे देख लेते हैं कि क्या है कि ग्लोबल मीथेन असेसमेंट बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ द मीथेन, ये दिखाता है कि क्या क्या हमें फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या हमें इसके बेनिफिट हो सकते हैं और क्या कॉस्ट बेनिफिट हो सकते हैं अगर हम मीथेन की मिटिगेशन करेंगे। ये कौन पब्लिश करता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, किसके साथ, क्लीन क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition के साथ ये करता है। इसकी फाइंडिंग्स देखते हैं क्या क्या है। इसकी फाइंडिंग क्या है कि मीथेन की जो कंसंट्रेशन है ना, वो दोगुनी हो चुकी है इंडस्ट्री लेवल के। ये कार्बन डाइऑक्साइड के दूसरे नंबर पे है। मीथेन इन द एटमॉस्फेयर रीच, जो मीथेन है इसका एटमॉस्फेयर में इसका जो कंसंट्रेशन है वो हाईएस्ट हो चुका है रिकॉर्ड लास्ट साल में। इवन दो CO2 की जो कंसंट्रेशन थी वो कम हुई थी लेकिन मीथेन की बढ़ी थी। अच्छा, रिड्यूसिंग एंथ्रोपोजेनिक रिडक्शन क्या है कि जो अगर हम रिडक्शन करेंगे कम एंथ्रोपोजेनिक, अगर 45% कम करेंगे ना तो 0.3 डिग्री सेल्सियस 245 तक कम वार होगा। अच्छा, कि इसने एक हाईलाइट किया मिटिगेशन पोटेंशियल कि ये कंट्री पे डिपेंड करता है कि उसका कितना पोटेंशियल है, कितना वो मिटिगेट कर सकता है, कितना कम कर सकता है मीथेन को, और ये डिपेंड करता है कंट्रीज़ पे और रीजन पे। जैसे कि चाइना का हाई मिटिगेट पोटेंशियल है इन कोल प्रोडक्शन और लाइफ स्टॉक में, वो उसका इसमें कम कर सकता है। इंडिया का वेस्ट सेक्टर में वो अगर इम्प्रूव करे तो मीथेन का इमिशन कम कर सकता है। फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री हैज़ ग्रेटर पोटेंशियल फॉर लो कॉस्ट मीथेन कट। अगर फॉसिल फ्यूल अगर कम हम जलाएंगे तो उसमें से मीथेन भी कम होगी, वो उसकी वजह से पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाएगा मीथेन का कट करने का। अच्छा, रिकमेंडेशन क्या की है, हाँ इसने क्या रिकमेंडेशन की है टू रिड्यूस मीथेन गैस इमिशन। पहला है कि फूड वेस्ट है उसका कम करें, लाइफ स्टॉक को मैनेजमेंट अच्छी करें, हेल्थी डाइट खाएं, वेजिटेरियन खाएं, लोअर मीट खाएं क्योंकि मीट में पानी ज़्यादा लगता है और ये जैसे एनिमल की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है तो उनमें से जब वो डाइजेशन करते हैं, जैसे काऊ हो गया, तो वो मीथेन रिलीज़ करते हैं। इम्प्रूव ट्रीटमेंट प्लांट और सॉलिड वर्क, और हम रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा ट्रांजिट करें, उस पर ज़्यादा फोकस करें। अब देख लेते हैं कि ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव है क्या। इससे इंडिया ने इसको को चेयर किया था, ठीक है। ये जो एक वॉलंटरी और इट इज़ अ वॉलंटरी गवर्नमेंट एंड इनफॉर्मल इंटरनेशनल पार्टनरशिप है ये टू अचीव ग्लोबल रिडक्शन। ये जो एंथ्रोपोजेनिक मीथेन इमिशन होता है ना, उसको रिड्यूस करने में कुछ एम बनाता है। ये इनफॉर्मल इंटरनेशनल पार्टनरशिप है। ये कब फॉर्म हुई थी, 2004 में। मेंबरशिप, इसकी मेंबरशिप कितनी, 45 कंट्री की थी, ठीक है। अब मीथेन के बाद देखते हैं मीथेन क्या है। ये शॉर्ट लिव्ड है, ये ज़्यादा देर तक इस एटमॉस्फेयर में टिकता नहीं है, ठीक है। क्लाइमेट पोल्यूटेंट विद अ लाइफ टाइम ऑफ रफली अ डेकेड, यानी 10 साल तक ये एटमॉस्फेयर में रह सकता है। अच्छा, इसके सोर्स क्या क्या हैं, एक वेटलैंड हो गया, इनलैंड हो गया,
वाइल्ड एनिमल जो डाइजेशन होती है उनमें, परमाफ्रॉस्ट वेजिटेशन। एंथ्रोपोलॉजी का क्या हो गया, फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। एग्रीकल्चर की वजह से जो हम पानी जमा रहता है वो नीचे एनारोबिक होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि मीथेन रिलीज होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या हो गया, मीथेन की वजह से क्या होता है कि ग्राउंड लेवल में ओजोन बन जाती है। वो क्या होता है कि उसकी वजह से 500,000 प्रीमैच्योर डेथ होती हैं एवरी ईयर ग्लोबली। उसके बाद ये क्या करता है, ये इकोसिस्टम को हार्म करता है, क्रॉप को हार्म करता है, इवन कि ये ह्यूमन बीइंग के लिए भी हार्मफुल है। मीथेन जो है वो शॉर्ट एटमॉस्फेयर का लाइफ टाइम है, मींस अगर हम इसके में एक्शन लेंगे तो इसकी वजह से जो क्या क्या एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन और इसका रिजल्ट जो होंगे रिडक्शन का, वो हमें जल्दी मिल सकते हैं। अच्छा, आप शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट क्या होते हैं, जो एटमॉस्फेयर में शॉर्टर पीरियड के लिए रहें, ठीक है, देन कार्बन, ठीक है, येट उनका पोटेंशियल जो होता है एटमॉस्फेयर को गर्म करने में वो काफ़ी गुना ज़्यादा होता है कार्बन के मुकाबले। जैसे कि कौन कौन से हो गए, ब्लैक कार्बन, मीथेन, ठीक है, ओजोन जो नीचे बनती है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर 45% ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जितनी ग्लोबल वार्मिंग अभी है ना उसका 45% 45% कौन कंट्रीब्यूट करते हैं, ये शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट। अब आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आई है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।